नैसर्गिक खेती, पहले तो ये समझ लो कि नैसर्गिक खेती यानी क्या। भोजन पानी हवा को शुद्ध रख के की जाने वाली प्रणाली को कहते हैं नैसर्गिक खेती। अब इसका आरंभ करना है तो मैंने कहा कि भोजन पानी हवा, भोजन यानी मिट्टी, मिट्टी से जो सारे चक्र तैयार होते हैं उसका नाम होता है नेचुरल फार्मिंग या नैसर्गिक खेती। अब ये नैसर्गिक खेती की शुरुआत करनी कैसी है, ये बात है। तो हमें मिट्टी की उपजाऊपना पहले बढ़ाना होगा। मिट्टी की उपजाऊपना बढ़ाए बिना, मिट्टी को अगर हम उपजाऊ नहीं करेंगे तो वो नैसर्गिक खेती नहीं होगी। हमें किसी भी प्रकार के जहर का, चाहे वो जैविक जहर हो चाहे वो केमिकल वाला जहर हो, मारना, ये कंसेप्ट ही हमें ख़त्म करना होगा तो हम खुशहाली की तरफ। और ये कोई जादू की लकड़ी नहीं कि एक दिन में हम पूरे तरह से भरपूर उसकी पैदावार निकल जाए। ये स्लो प्रोसेस है लेकिन ये सस्टेनेबल प्रोसेस है। एक बार अगर आपका उपज बढ़ना चालू हुआ तो फिर कम नहीं होता, वो लगातार हज़ारों साल के लिए सस्टेनेबल हो सकता है। लेकिन इसके लिए हम लोगों ने इस फॉर्म को लिया तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ का मिट्टी बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं है, यहाँ पानी की बेहद कमी है, यहाँ इस फार्म के ऊपर एक भी पेड़ नहीं था। तो हमने इसकी शुरुआत पहले ऐसे की कि खेत लेते बराबर हमने मई में ये खेत को खरीदी किया था। मई महीने में लेते बरोबर यहाँ की उपज अच्छी मिलने के लिए, अच्छा मिलना चाहिए, इसलिए खेत लेते बरोबर जुलाई में पौध लगाए। कितने पौध लगाए तो 17 एकड़ में 200 पौधों का निर्माण किया। जो आज आप देख रहे हो कि बड़े बड़े पौध हो गए हैं, वो 200 पौध लगाए। पहली बात तो हमने की कि इसको सस्टेनेबल हजारों साल के लिए करना है तो पौध लगाना होगा हमें। पौधों से हमारे यहाँ कीट नियंत्रण प्रणाली चालू होती है, पौधों से ही हमारे यहाँ का माइक्रो क्लाइमेट बनता है, उससे हमारी उपज बढ़ती है। यानी नैसर्गिक खेती ये कहती है अगर आपके खेत में पेड़ नहीं है तो आप नैसर्गिक फार्मर नहीं हो, आप नैसर्गिक खेती नहीं करते। हमको इसीलिए पौधों के सहारे अपनी उपज को बढ़ाना है तो हमने पौध लगाए पहले स्टार्टिंग में। दूसरा काम हमने ये किया कि यहाँ की मिट्टी को हमें उपजाऊ बनाना है, तो पहले हमने ध्यान दिया कि ये मिट्टी को उपजाऊ बनाना है। तो दूसरा हमारा टारगेट था मिट्टी को उपजाऊ बनाना। तो जून महीने में फिर हमने ये काम किया कि यहाँ पे जून महीने में हमने अरहर की फसल ली। अब अरहर की फसल पहले हमें उपजाऊ बनाना था तो पहली, लेकिन अरहर की फसल भी अच्छी आनी चाहिए। तो पहले वर्ष में हमने प्रति एकड़ 4 ट्रॉली यानी 4 टन गोबर की खाद डाली। लेकिन वो गोबर की खाद को भी हमने अलौकिक खाद में कन्वर्ट करके वो खाद का इस्तेमाल किया। उसके वजह से पहले वर्ष से हमारी ज़मीन का उपजाऊपन बढ़ना। अब ऐसी इसको हम ज़मीन को माँ बोलते हैं। माँ, पहली फसल तेरे को बलशाली करने के लिए लूँगा, क्योंकि इसमें पेशेंस रखना होता है, इसमें धैर्य रखना होता है, तब हमें उसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। पेड़ लगाना ये पहला बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए 4 ट्राली गोबर की खाद, साथ में उसको अलौकिक खाद में कन्वर्ट करके वो खाद डालना। फिर बाद में, उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे अरहर की फसल ली। अरहर की फसल ये लेते समय उसका सूर्य प्रकाश और हवा का संबंध समझा कि इसको सूर्य प्रकाश और हवा चाहिए, तो हमने 12.5 फीट की दूरी रखी, 2.5 फीट पे जॉइंट लाइन बनाई। फिर उसमें जो बीच का स्पेस था, वो बीच के स्पेस में हमने हरी खाद दी। अब यानी हरी खाद इसलिए ली कि पहले गोबर की खाद डाली, फिर अरहर की फसल ली। तो ये हरी खाद हम 3 मार्गों से भी ले सकते हैं। हम कपास में भी ले सकते हैं, अरहर में भी ले सकते हैं, गन्ने में भी ले सकते हैं। तो 3 माध्यम से अपनी ज़मीन को उर्वरक बना सकते हैं हम। यानी फसल भी मिल गई और ज़मीन की उर्वरकता भी बढ़ गई। तो उर्वरकता बढ़ाने के लिए हरी खाद ली। हरी खाद में हमने अपना एक नया शोध बनाया है कि ज़्यादा से ज़्यादा बायोमास चाहिए। बाकी के सब एनपीके न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होने के अलग अलग तरीके हैं। फिर एक बार आपकी नेचुरल फार्मिंग होने लगेगी तो आपको सारे एनपीके न्यूट्रिएंट्स आपको अवेलेबल नेचुरली बहुत बड़े पैमाने पे होने लगते हैं। तो फिर हमने उसके साथ में, अरहर के साथ में, पहले वर्ष में पूरे खेत में अरहर की फसल लेके हम लोगों ने पहले वर्ष में उसमें हरी खाद ली। हरी खाद में हमने 4 किलो बाजरा लिया, 6 किलो चौला का बीज लिया, उसको लोबिया भी कहते हैं, चौला भी बोलते हैं, कोई बरबटी भी बोलते हैं, यानी वो द्विदल का होता है। तो इस तरह से पहले 1 दलीय बाजरा लिया, फिर 2 दलीय हमने चौला, बरबटी या लोबिया कुछ भी कहो आप, वो लिया। और 15 किलो
बोरू या ढैंचा, बोरू यानी सन, जिसको सन कहते हैं हम, वो लिया। तो बोरिया इस तरह से 25 किलो का पहला मिश्रण हमने डाला। वंडरफुल नतीजे थे। वो 60 दिन का हुआ, 50 दिन का हुआ, हमने उसको काट के मल्चिंग कर दिया। लेकिन उसमें बाजरा था, बाजरा और घास फिर से उसके फूट निकले, तो हमने उसको फिर बाद में और एक बार 90 दिन के बाद फिर उसकी कटाई करके फिर मल्चिंग किया। तो ये हरी खाद का मल्चिंग, ये करीब 1 फुट का लेयर वहाँ पे अरहर के बीच में जम गया। यानी देखिए हमने पहले साल क्या किया, 4 ट्रॉली गोबर की खाद ली, अरहर की फसल ली और उसमें ग्रीन मैन्यूरिंग लिया। हमारी धरती बलशाली बन गई। उसके बाद इमीडिएट फिर हमने फसल का उपज लेना चालू किया। तो हमने वहाँ पे पहले वर्ष में फिर धनिए की फसल ली, गर्मियों में चौलाई भाजी की फसल ली, चौला भाजी, लाल भाजी, इनकी फसल ली। साथ में हम लोगों ने तरबूज खरबूज इनकी फसल ली। बहुत अच्छे नतीजे मिले। तरबूज खरबूज लगाने के लिए भी हमने अलौकिक खाद बना के रखा था, वो अलौकिक खाद को हमने डाला। इस तरह से हम लोगों ने ये अरहर की फसल ली। लेकिन मैंने कहा कि कुदरती खेती यानी शुद्ध भोजन, वो या शुद्ध ज़मीन हो उसका नाम ही शुद्ध भोजन। पानी दूसरी बात मैंने कहा, तो बारिश का पानी हमने पूरा सहेजने के लिए हमने उसको मेड़ों पे लगाया। मेड़ों पे वो फसल लगाने के बाद मेड़ों के बीच में 8-8 फीट के ऊपर लॉकिंग किया और वो लॉकिंग करने के बाद बारिश का आने वाला पानी पूरी तरह से सहेज लिया। फिर हमें लगा अरहर को पानी ज़्यादा हो रहा है, तो हमने जुलाई के मिड जुलाई में वो अरहर के पास के लॉकिंग निकाल दिए, लेकिन ग्रीन मैन्यूरिंग के पास के लॉकिंग ये कायम रखे। इस तरह से हम लोगों ने बारिश का पानी 100% रोक लिया। अब हमने धरती भी बना ली, इस तरह से धरती बन गई। हमने पहले वर्ष में उसको बहुत अच्छे तरह से खुराक दी, तो वो सॉइल फर्टाइल हो गई। फिर हमने सब्जियां ली, सब्जियां बेहतर आई उसमें। हमारे यहाँ धनिया भी बढ़िया आया, हमारे यहाँ चौला भाजी भी बढ़िया आई, हमारे यहाँ तरबूज खरबूज की फसल भी। लेकिन धनिया लेना है, चौलाई भाजी लेना है, तो हमने पहले से प्लानिंग करके रखा था कि इनको भी अलौकिक खाद देंगे, क्योंकि वो अलौकिक खाद वेस्ट नहीं जाता। फिर हमने वापस 2 ट्रॉली अलौकिक खाद का इस्तेमाल हमने तरबूज खरबूज की फसल में किया। जहाँ बीज लगाया वहाँ पे ऐसा हमने उसमें एक धोबा भर के वहाँ पे अलौकिक खाद डाल दिया, तो तरबूज खरबूज की भी फसल बढ़िया आई। इस तरह से फिर सिलसिला चल पड़ा और आज हम लोगों का हमने बारिश का पानी भी यहाँ पे 100% रोका है। हमने यहाँ की मिट्टी फर्टाइल करने के लिए फसलों को चयनित किया। फिर धीरे शहने फिर हमने ये क्रम जमा लिया कि 1/3 एरिया में हमारे यहाँ हमेशा तुअर के साथ ग्रीन मैन्यूरिंग होगा, 1/3 एरिया में हमारे यहाँ भाजी पाला होगा, 1/3 एरिया में हमारे यहाँ हॉर्टिकल्चर के क्रॉप होंगे। लेकिन अभी हॉर्टिकल्चर की तरफ हम पूरी तरह से नहीं गए, तो 1/3 एरिया में ये हुआ, तो 2/3 एरिया में हम सब्जियां लेने लगे। सब्जियां दिनों दिन प्रति वर्ष उसकी उपज बढ़ते बढ़ते जा रही है लगातार, इसमें कहीं कटौती नहीं आई। लेकिन फिर हमने देखा कि नहीं, हमें कुछ ऐसी भी फसलें लेनी है जिससे आमदनी अधिक हो, तो हमने हल्दी को चुना, हमने जिंजर को चुना, अदरक को चुना। तो जिंजर और हल्दी ये दोनों मिला के ये भी क्रॉप हमारे वो 2/3 एरिया में हुआ। तो क्या 1/3 एरिया में क्या करता है, वो 1/3 एरिया प्रतिवर्ष सॉइल को फर्टाइल करता है, फिर नेक्स्ट ईयर चेंज कर देते हैं। तो क्या हो गया, क्रॉप रोटेशन हो गया। तो जहाँ पे हमने अरहर ली, जहाँ पे हमने ग्रीन मैन्यूरिंग लिया, वहाँ पे हल्दी आ जाएगी, वहाँ पे जिंजर आ जाएगा। तो उसकी पैदावार बढ़ते बढ़ते 120 क्विंटल तक हमको उसकी उपज मिलने लगी। उसका पाउडर बना के हम खुद बेचते हैं, फिर मार्केटिंग की स्किल भी जमा ली। इस तरह से हमने धरती को बनाया। नेक्स्ट ईयर से उसको हमने 2 हिस्से में बांट दिया, 2/3 एरिया में सब्जियाँ, अदरक, हल्दी, और 1/3 एरिया में तुअर की फसल हमेशा लेते रहना है। तो धीरे शहने तुअर की भी उपज बढ़ते बढ़ते हम प्रति एकड़ 12 क्विंटल तक तुअर मिलने लगी। इस तरह से हम लोगों ने पहले वर्ष में हमने अपनी ज़मीन को बनाया।